रूस यूक्रेन युद्ध जब खत्म होगा तो उसके बाद की दुनिया कैसी होगी, और व्लादिमीर पुतिन जब राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो उनका उत्तराधिकारी कौन बनेगा। इस तरह के सवालों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है कुलदीप और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप की खास पेशकश मास्टर क्लास। थोड़े से व्यवधान के बाद समझने समझाने का सिलसिला फिर से शुरू हो रहा है। आगे चलें उसके पहले शो का फॉर्मेट आपको एक बार फिर बता देते हैं। हमने मास्टर क्लास को 3 हिस्सों में अब बांट दिया है। पहले पार्ट में विषय और मास्टर जी का परिचय होगा, जो अभी मैं करूंगा। दूसरे पार्ट में मास्टर क्लास चलेगी, जिसमें आज के टॉपिक पर पूरी बातचीत होगी, जिसमें पूरी बात समझाई जाएगी। और आखिर में आप दर्शकों के सवाल लिए जाएंगे और उनका जवाब पूछेंगे हमारे आज के मेहमान से। तो आज का विषय है रूस यूक्रेन युद्ध के बाद की दुनिया। जैसा कि आपको पता है कि 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, फिर जंग शुरू हुई और ये जंग चलती ही जा रही है। हमले को 1.5 बरस से भी लंबा अरसा बीत चुका है, मगर नतीजे की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। इन सब के बीच वर्ल्ड ऑर्डर में काफ़ी फेरबदल देखने को मिला है। रूस और चीन काफ़ी नज़दीक आ गए हैं। अफ्रीका के देशों में रूस का दबदबा बढ़ता जा रहा है। वेस्ट एशिया में चीन का दखल हुआ है और जिस समय ये शूट चल रहा है, जब हम आप ये बातचीत आज रिकॉर्ड करेंगे, तो नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन रूस में हैं। अपनी हरी ट्रेन से वो वहाँ पहुँचे और यूक्रेन वॉर में रूस को फुल सपोर्ट देने की बात वो कह रहे हैं। ऐसे ही कई और सवालों का जवाब सरल भाषा में बताएंगे हमारे आज के मास्टर जी, जो हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर रशियन स्टडीज़ के प्रोफेसर डॉक्टर अमिताभ सिंह। वो 2 दशकों से रिसर्च और अध्यापन का काम कर रहे हैं। आपने उन्हें लल्लन टॉप पर पहले भी देखा होगा। अब क्लास और डिजिटल बोर्ड उनके हवाले। बहुत स्वागत प्रोफेसर अमिताभ सिंह। नमस्कार। सबसे पहले तो लल्लन टॉप में मैं देखता हूँ, एक रेगुलर व्यूअर रहा हूँ, इसके लिए तो बहुत प्रसन्नता है कि मैं लल्लन टॉप में मास्टर बन के आऊँ। तो धन्यवाद कुलदीप इस ब्रीफ इंट्रोडक्शन के लिए। मैं शुरुआत करता हूँ वर्ल्ड ऑर्डर शब्द से कि ये वैश्विक व्यवस्था क्या है और ये कैसे, इस टर्म का इजाद कैसे हुआ, किसने किया। वैश्विक व्यवस्था जो है, अगर आप इसको ध्यान से, तो 2 टर्म्स हैं इसमें, वैश्विक और व्यवस्था। वर्ल्ड ऑर्डर जब भी दुनिया एक स्वरूप ले रही थी, जब सेटल्ड ह्यूमैनिटी, कम्युनिटी, स्टेट्स बनने लगे, गांवों का विकास बढ़ते बढ़ते शहर बने, शहर बनने से किंगडम बने और किंगडम बनने से अब एक हम विश्व की व्याख्या कर रहे हैं, जिसमें राष्ट्र सर्वोपरि हो गए हैं। इस सब के पीछे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है कि राष्ट्र अपने आप में एक जो शब्द बना, वो एक तरह से अगर आप इसको दूसरे अर्थों में समझें तो राष्ट्र का अर्थ होता है कुछ कॉमन चीज़ों को मिलाकर बनाई गई एक व्यवस्था, जिसमें कई सारे लोग होते हैं, कई भाषा के लोग होते हैं, लेकिन सबको बांटने वाली जो बांटने वाली चीज़ें होती हैं उसको हटा के हम जोड़ने वाली चीज़ों पर ध्यान देते हैं। एक बड़ा फेमस कथन है बेनेडिक्ट एंडरसन का। वो कहते हैं नेशंस आर इमेजिन्ड कम्युनिटीज़, यानी हमने सोच लिया कि हम उनके साथ हैं तो उनके साथ हैं। अमृतसर से लाहौर 30 किलोमीटर है, लेकिन हम 2 देश हैं, 2 राष्ट्र हैं। लेकिन अमृतसर से मद्रास, चेन्नई हजारों किलोमीटर दूर है, लेकिन हम मानते हैं कि हम एक देश हैं। तो ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक फीलिंग भी है कि हम उस राष्ट्र में हैं। मुझे लगता है सबसे बड़ी जो ह्यूमैनिटी की गड़बड़ी थी वो था राष्ट्रों का बनना। क्योंकि राष्ट्र से क्या हुआ, देखिए, अगर आप पूरी दुनिया को ध्यान से देखें तो एक चीज़ बड़ी स्पष्ट है कि राष्ट्र जो हैं वो एक्चुअली इनहिबिटर हैं। राष्ट्र कोई काम नहीं करते, देश कोई काम नहीं करते, सिर्फ लोगों को बांटते हैं। तो जब दुनिया बनी होगी, जब ह्यूमैनिटी, सिविलाइजेशन आया होगा, तो राष्ट्र बने होंगे। तो राष्ट्रों का आधार जो सबसे बड़ा था वो था इसमें रहने वाले लोग, जो किसी समान भाषा या धर्म या जाति या लैंग्वेज, किसी भी पार्ट से एक साथ जुड़े। वर्ल्ड ऑर्डर कोई अनंत काल से नहीं चला आ रहा था। वर्ल्ड ऑर्डर एक मॉडर्न फिनोमेना है, और जो वर्ल्ड ऑर्डर, जो अभी का हम वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं, उसकी शुरुआत यूरोपियन हिस्ट्री से हम देखते हैं। देखिए, राष्ट्रों का उदय
हम ये मानते हैं पॉलिटिकल साइंस में, इंटरनेशनल रिलेशंस की, एक पीस ऑफ वेस्टफेलिया से हुई थी। और वो पीस ऑफ वेस्टफेलिया कई राज्यों की लड़ाई के बाद जब लोग थक गए, 30 इयर्स वॉर कहते हैं उसको यूरोपियन हिस्ट्री में, तब उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक व्यवस्था बनाएंगे जहां किन चीज़ों पे लड़ते हैं, बॉर्डर्स के लिए, रिसोर्सेज के लिए, पानी के लिए, नदियों के लिए, ठीक है हम लड़ेंगे, लेकिन एक हम सीमा बनाएंगे कि इस सीमा का हम उल्लंघन नहीं करेंगे। तो सोवरेनिटी या संप्रभुता वहां से शुरू हुई और यह माना गया कि उस बॉर्डर्स के अंदर जितने भी लोग रहते हैं और वहां का जो राजा है या जो कबीलाई प्रमुख है, वो वहां का शासन दिखेगा और वो आउटसाइड इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करेगा क्योंकि ये उसका राज्य है। तो ये एक पहला इंसिडेंस था। और वर्ल्ड ऑर्डर हम ये भी मानते हैं कि दुनिया अराजक है। राजनीति शास्त्र में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक सिद्धांत है जिसको हम कहते हैं रियलिज्म या यथार्थवाद। यथार्थवाद पेंटिंग, आर्ट्स में भी आता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंध में यथार्थवाद ये कहता है कि राष्ट्रों का आपस में जुड़ाव तब होता है जब उनकी बातें मानी जाएं और उसके पीछे बल हो, यानी फोर्स हो, एक पावर हो। और वो पावर सिर्फ मिलिट्री पावर नहीं है, इकोनॉमिक पावर है, और वो किसी तरह का पावर हो सकता है। मिलिट्री पावर के अलावा भी कल्चरल पावर हो सकता है, सॉफ्ट और हार्ड पावर हो सकता है, तो कई तरह की चीज़ें होती हैं। तो इसमें अगर हम समझें तो वर्ल्ड ऑर्डर इस अराजक व्यवस्था में कैसे होगी, और रियलिज्म ये मानता है और लिबरलिज्म जो दूसरा सिद्धांत है वो भी ये मानता है कि दुनिया अराजक है। एनार्की रूल्स द वर्ल्ड, यानी कोई ऐसी संस्था नहीं है जो राज्यों को कोई बात मनवाने के लिए बाध्य कर सके। मसलन हम राज्य के अंदर रहते हैं, हर रेड लाइट पे हमें रुकना पड़ता है क्योंकि वो रेड लाइट नहीं होता है, वो राज्य का प्रतीक होता है एक ऑर्डर लाने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में वो ऑर्डर इंप्लीमेंट करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मेरी मर्जी है तो हम मानेंगे, नहीं मर्जी है तो नहीं मानेंगे। युद्ध इसीलिए होते हैं कि जब वो ऑर्डर कोलैप्स करता है। लेकिन वो ऑर्डर बना कैसे और वो व्यवस्था कैसे बनी, इसकी शुरुआत 1648 में हुई थी। आइए आपको मैं एक मैप दिखाता हूं जिससे थोड़ा स्पष्ट होगा। ये जो आप मैप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे जो आ रहा है, ये यूरोप एट द पीस ऑफ वेस्टफेलिया, एक 30 ईयर वॉर हुआ था। उस 30 ईयर वॉर में ये जो तमाम देश आप देख रहे हैं उस समय प्रिंसिपैलिटीज थी। देश तो नहीं कह सकते हैं उस स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ द टर्म में, वो प्रिंसिपैलिटी थी। अगर इसको आप ध्यान से देखें तो इसमें 3-4 बड़े राज्य आपको दिखेंगे पूरे यूरोप में। एक तो किंगडम ऑफ इंग्लैंड है जो हम सब जानते हैं क्या है, किंगडम ऑफ फ्रांस है, ऑस्ट्रियन और हैब्सबर्ग है, और इसके साथ लगा हुआ होली रोमन एम्पायर है जो सबसे पावरफुल था पूरे यूरोप के धरती पर। इसके अलावा हम पोलिश, लिथुआनियन, कॉमनवेल्थ देखते हैं जो बहुत बड़ा है, और ज़ारडम ऑफ रशिया। तो इतने छोटे छोटे प्रिंसिपैलिटीज थे, हमेशा लड़ते रहते थे। आप ये देखेंगे स्विस, वेनिस, सेवॉय, और खासकर होली रोमन एम्पायर के अंदर बहुत सारे ऐसे राज्य थे जो हमेशा लड़ने को आतुर रहते थे। कभी किसी के पास लड़ाई हो रही है, कभी, और ये वॉर चलता रहता था। और वॉर चलने का कारण क्या था? सिर्फ सीमाओं को एक्सीड करना, सिर्फ अपने रिसोर्सेज को कंट्रोल करना, चाहे वो रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज हो, खनिज पदार्थ हो, या सबसे बड़ी जो लड़ाई होती थी वो पानी के सोर्स के लिए होती थी मसलन, क्योंकि उस समय पानी का सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता था। तो उन चीज़ों के लिए जब ये 30 साल तक होली रोमन एम्पायर के अंदर जब लड़ाई चली, तब लोगों ने डिसाइड किया कि देखो इस तरह तो हम लड़ते रहेंगे और छोटी छोटी चीज़ों के लड़ते रहेंगे, हम एक संस्था बनाते हैं, एक संस्थागत अरेंजमेंट करते हैं कि हम अपनी सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करेंगे। तो ये जितने आप देख रहे हैं यहाँ पे राज्य, इन्होंने सब आपस में डिसाइड किया कि हम कुछ प्रिंसिपल बनाते हैं। और प्रिंसिपल्स क्या थे? वी विल मेंटेन द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट, यानी जो ये किंगडम ऑफ बावेरिया फॉर एग्जांपल अगर आप देख रहे हैं तो यहां से जो बॉर्डर लगती है वो, उसका अगर अतिक्रमण होगा तब युद्ध की घोषणा होगी। और पहले तो कोई बॉर्डर्स होते नहीं थे। बॉर्डर्स का कारण इसलिए भी नहीं था, कोई नेचुरल वे नहीं था। आप देखिए पूरे जर्मनी, जो मॉडर्न डे जर्मनी है, लगभग उससे मिलता जुलता है ये होली रोमन एम्पायर, या उससे नीचे भी।
तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो लड़ाइयाँ होती थी उसमें बॉर्डर्स नहीं थे, तो लोग एक बॉर्डर, एक सैनिक गया, कोई 1 किलोमीटर अंदर चला गया तो मालूम हुआ सेना का अतिक्रमण हुआ। तो ये पहला वर्ल्ड ऑर्डर था जिन्होंने डिसाइड किया थ्रू पीस ऑफ वेस्टफेलिया। हालांकि बहुत से टीकाकार, बहुत से विद्वान ये कहते हैं कि एक स्टेट का या नेशन का कोई बर्थडे नहीं हो सकता है, बर्थ ईयर नहीं हो सकता है, लेकिन यूरोपियन इतिहासकार और राजनीति शास्त्र और अंतर्राष्ट्रीय विद्वान, अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के विद्वान ये मानते हैं कि ऐसा एक डेट था 1648 जब स्टेट्स की बाउंड्री डिफाइन की गई, स्टेट्स के अंदर कौन रूल करेगा उसके कार्य और उसकी कार्य प्रणाली डिफाइन की गई। और सबसे इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन दिया गया उसमें यह था कि किसी भी राज्य को अपने राज्य को अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं है, तो वो पूरी तरह से बाध्य होगा कि वो अपने राज्य में ही रहे। अगर आप फॉर एग्जाम्पल अब लड़ाइयों का कारण तो वहां पर समझ में और लोग मान लिए कि ये बाउंड्री है, इसका अतिक्रमण नहीं होगा, लेकिन बाउंड्री का अतिक्रमण होगा तो क्या होगा, युद्ध ही होगा, जाहिर है। तो आप उस युद्ध को रोकने के लिए क्या करेंगे, उसका कोई उन्होंने समाधान नहीं निकाला और ये कहा जैसे हमारे यहाँ अभी यूनाइटेड नेशंस है वैसी कोई संस्था नहीं, सिर्फ हुआ कि हम आपस में मिल बैठ के ये डिसाइड करेंगे कि क्या जरूरी है, ये लड़ाई का मुद्दा है या नहीं है, उस हिसाब से हम पूरी दुनिया को देखेंगे। इससे हम आगे बढ़ें तो पाएंगे कि बहुत सारे देश उस प्रिंसिपल पे, खासकर यूरोप में, इन्होंने एस्टैब्लिश कर लिया अपना राज्य, लेकिन वो पूरी तरह से कारगर नहीं हुआ क्योंकि लड़ाइयाँ होती थी, टेरिटरी एक्सपेंशन होते थे, लोग को रिसोर्सेज चाहिए थे और रिसोर्सेज से ज़्यादा राजाओं की प्रतिष्ठा भी होती थी, राज्यों की प्रतिष्ठा भी होती थी। देखो हमारी राज्य जो है वो प्रशा से रूस तक है या जार प्रशा से प्रशा तक आ रहा है, तो कहने का मतलब है ये पूरा एक सिद्धांत था जिसके चलते वो पूरी दुनिया अगले खासकर यूरोप बाउंड्रीज में डिवाइड हो गए और उस बाउंड्रीज जो स्टेट बाउंड्रीज थी उनको सैक्रोसैंक्ट बना लिया या एक तरह से अरेंजमेंट कर लिया गया कि इसको हम एक्सीड नहीं करेंगे। लेकिन उससे बात बनी नहीं, बात बनते बनते कई सारे राजा, कई सारे मोनार्क्स आपस में लड़ते भिड़ते रहे और हश्र ये हुआ कि अंत में हमने 1914 में पहला प्रथम विश्व युद्ध देखा। उसमें लीग ऑफ नेशंस का निर्माण हुआ और लीग ऑफ नेशंस ने क्या किया, लीग ऑफ नेशंस ने एक ऐसी संस्था थी जिसको अमेरिका के कहने पर, वुड्रो विल्सन के कहने पर यूरोपीय राज्यों ने बनाया कि अगर राज्यों में कोई डिस्प्यूट होता है तो डिप्लोमैटिकली बातचीत के जरिए उसको सुलझाया जाएगा। 90 के दशक में अगर आप गौर करें तो आप पाएंगे कि जो आइडियोलॉजिकल डिवाइड था, जो विचारधाराओं का जो जुड़ाव था या अलगाव था, वो खत्म हो गया और दो नई विचारधाराएं जो 1945 या उसके पहले से भी थी, साम्यवाद और पूंजीवाद, उस साम्यवादी व्यवस्था और चिंतन का ह्रास हुआ और उसके कई कारण थे क्योंकि सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज खोजते थे, उनको चाहिए था वो जो नहीं मिल पा रहा था, तो वो पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ बढ़े और वो पूंजीवादी व्यवस्था उनके चूंकि इंफॉर्मेशन आती नहीं थी तो कोलैप्स करने का एक सबसे बड़ा जो कारण बना वो था वहाँ के लोगों के आपस में विभेद और रीजनल डिफरेंसेस इतने हो गए थे। सोवियत यूनियन बहुत बड़ा था, उसके अलावा विद्रोह भी बहुत जगह हो रहे थे। खासकर इसको गति मिली 1989 के बर्लिन वॉल के टूटने से और बर्लिन वॉल एक मिथक था कि नहीं टूट सकता है, वो टूटा और बर्लिन वॉल के टूटने से सोवियत संघ के डिसइंटीग्रेशन को एक बल मिला और 91 आते आते तक पूरा सोवियत संघ 15 राज्यों में विभक्त हो गया। तो ये थी अब तक के हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर। अब 91 में जब 15 नए राज्य बने पुराने सोवियत संघ से, उसके बाद की जो व्यवस्था बनी वो जो एक वर्ल्ड ऑर्डर था उसमें अमेरिका अनपैरेलल्ड सुपर पावर की तरह बना और हम उसे यूनिपोलर वर्ल्ड कहते हैं, यानी एक ध्रुवीय व्यवस्था।
उस यूनिपोलर वर्ल्ड का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या था कि अमेरिका, और उसी के दौरान प्रथम गल्फ वॉर या खाड़ी युद्ध हुआ था जिसमें सद्दाम हुसैन कुवैत पर अटैक करके उसके रिसोर्सेज को चैलेंज कर रहा था, और पूरे यूनाइटेड नेशंस के झंडे के अंतर्गत एक युद्ध हुआ और जिसमें सद्दाम हुसैन, और उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ने, अमेरिका ने अपनी पूरी शक्ति पूरे दुनिया को दिखा दी। और उसका माध्यम क्या बना? टेलीविजन, जो टेलीविजन चैनल्स है, खासकर CNN। घर घर में अमेरिकी पावर को दिखाया गया। उससे पूरी दुनिया के लोग को आभास हुआ कि अब सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका सबसे बड़ा पावर हो गया है। नेटो ने क्या किया? अपने आप को खत्म नहीं किया, डिसबैंड नहीं किया, वो संस्था चलती रही। जितने पूर्ववर्ती राज्य थे सोवियत संघ के, जो यूरोप वाले पार्ट में थे, उनको उसने सदस्य बनाने का न्योता दिया। कुछ खुद सदस्य बन गए, जैसे बाल्टिक स्टेट्स, लाटविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया ने शुरू से ही कहा कि हमें रूस से कोई लेना देना नहीं है, हम यूरोपियन यूनियन में और नेटो के सदस्य बनना चाहते हैं, वो बन गए। अब धीरे धीरे नेटो ने अब एक दुश्मन खोजना शुरू किया, खासकर अमेरिका ने। और वो दुश्मन कौन दिख रहा था जो स्पष्टतः उनका दुश्मन था? वो था रूस। और रूस को, जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, रूस को नेटो ने, खासकर अमेरिका ने, अदराइज किया। अदराइज मतलब अदर बनाया, दूसरा बनाया, और एक आइडेंटिटी के खिलाफ वो लड़ने लगे कि ये रूस ही हमारा असली दुश्मन बन सकता है, अगर नहीं बना तो हम इसे बनाएंगे। और ये पूरा जो वर्ल्ड ऑर्डर देख रहे हैं, उसी 90 के दशक के बाद की पॉलिटिक्स का इवोल्यूशन है। कई इतिहासकार ये मानते हैं कि ये जो राजनीति है वो बेसिकली रूस को साथ नहीं मिलाने की राजनीति थी और एक एनिमी बनाने की राजनीति थी, क्योंकि रूस को पश्चिम से और पश्चिम को रूस से हमेशा प्रॉब्लम रहा है इतिहास से, ये इसलिए वो कभी साथ नहीं आ सकते। 2000 के बाद 99 में पुतिन प्राइम मिनिस्टर बने, बोरिस येल्सिन के रहते रहते। 2000 में चुनाव होते हैं, येल्सिन साहब रिटायरमेंट ले लेते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट, और पुतिन वहाँ के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। बहुत कम समय के लिए वो प्रधानमंत्री थे, 6 महीने के लिए करीब। उसके बाद वो राष्ट्रपति चुने जाते हैं। उनका सबसे बड़ा जो आधार था वो था कि वो रूस को सशक्त बनाना चाहते थे। उनका विजन था, पता नहीं बोरिस येल्सिन में उनमें क्या दिखा, लेकिन कुछ तो दिखा होगा। और पुतिन खुद एक फॉर्मर KGB के ऑफिसर रह चुके थे और कई जगहों पर उनकी पोस्टिंग हुई थी और वो स्टेट के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थे। 2000 आते आते उन्होंने अपने राष्ट्र को, रूस को सशक्त बनाने की पूरी कोशिश की और वो उस मिशन में कामयाब भी हो गए। हुआ यूं कि 2000 के दशक में जो तेल का व्यापार था, और हम सब जानते हैं रूस के पास ईंधन का अपार भंडार है, ईंधन खासकर तेल और गैस। रूस सऊदी अरेबिया की तरह ही एक तरह से प्राइमरीली डिपेंडेंट है आज के दिन में भी अपने खनिज भंडारों पर, खासकर तेल और गैस पे। तेल के दाम बढ़ने लगे, उनकी राष्ट्रीय आय बढ़ने लगी रूस की, और रूस एक बहुत सफल और इम्पॉर्टेंट स्टेट बन गया। उनके जितने कर्जे थे 90 के दशक में, जो आर्थिक मंदी में और आर्थिक अर्थव्यवस्था में बिगड़े थे, उन सब को उन्होंने चेंज कर दिया और एक नई व्यवस्था। और 2006 आते आते तक वो नेगेटिव करेंसी फॉरेन रिजर्व से पॉजिटिव फॉरेन रिजर्व में आ गए। उनकी आय बढ़ गई और उनका, जाहिर है आय बढ़ी तो सम्मान बढ़ा। G7 इमेजिन कीजिए, G7 उस समय G8 बन गया और रूस को पश्चिमी राष्ट्रों ने अपना मानकर अंगीकार कर लिया, उनको साथ दिया। रूस के इस बढ़ते हुए हौसले से अब रूस को यह लगने लगा कि शायद, और पुतिन के नेतृत्व में, शायद वो वही सोवियत यूनियन बना पाएं, शायद वो वही रशियन एम्पायर बना पाएं जो पहले था। और इसके लिए उन्होंने क्या चुना? इसके लिए उन्होंने चुना कि एक राज्य, जिसे हम जॉर्जिया कहते हैं, जो
साउथ कॉकेशस में, दक्षिण कॉकेशस पहाड़ियों के पार है, जिसकी सीमाएं आर्मीनिया, अजरबैजान से मिलती हैं। और देखा जाए तो वो जोग्राफिकली एशिया में है, लेकिन वो अपने आप को यूरोप मानते हैं और यूरोप भी उनको अपना ये मानता है कि वो यूरोपियंस ही हैं। उन्होंने कुछ उनके आंतरिक गड़बड़ियां थी, युद्ध हुआ, 5 से 7 दिन के बीच रूस ने जॉर्जिया को हरा दिया। एकदम बहुत छोटा सा राज्य था। और इसके बाद जो सिचुएशन बनी, उसके बाद रूस अपना, अंग्रेजी में कहें तो मसल फ्लेक्सिंग करता रहा। 2008 में ही नेटो ने रूस को निमंत्रण दिया, क्षमा करें, नेटो ने जॉर्जिया और यूक्रेन को नेटो में आने का आमंत्रण दिया। तो ये एक बहुत बड़ी घटना थी जिससे रूस विचलित हुआ। रूस को लगने लगा कि वो जो एक महान शक्ति बनने जा रहा है या बनने की कोशिश कर रहा है, यूरोपियन यूनियन, नेटो, उसमें बाधक बन रहे हैं। और उस बाधक बनने का कारण क्या है कि वो किसी न किसी तरह एक ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जिसमें रूस को G7 का G8 बनाने से, उनको हाई टेबल पे पहुंचाने से, उनके जो असली पोटेंशियल है, उनकी जो क्षमता है, उनको वेस्टर्न स्टेट्स, खासकर अमेरिका और नेटो, कर्व करना चाहता है। तो ये एक बहुत बड़ी व्यवस्था बनी। उसके बाद धीरे धीरे वेस्ट के रूस के साथ और रूस के वेस्ट के साथ संबंध बिगड़ने लगे। 2008 में एक बहुत महत्वपूर्ण भाषण में उन्होंने अमेरिका को बहुत भला बुरा कहा। इसके बाद से उनका अलगाव बढ़ने लगा। 2013 में जो यूक्रेन आज हम देख रहे हैं, उस संकट की शुरुआत होती है जब एक यूरो मैदान मूवमेंट हुआ। यूरो मैदान मूवमेंट में का सबसे बड़ा जो फैक्टर था वो ये था कि वो चाहते थे कि किसी न किसी तरह यूक्रेन में रूसी प्रभाव को खत्म किया जाए। और जो रूस समर्थित पार्टियां हैं और जो नेतृत्व था उस समय का, उसके खिलाफ रूस ये एलिगेशन लगाता है, एक आरोप लगाता है, और कई मामलों में सत्य भी है, कि एक सो कॉल्ड यूरो मैदान मूवमेंट हुआ जिसमें रूस के नेतृत्व वाले जितने भी नेता थे उनको वहां से लेजिटिमेसी खत्म कर दी गई, उनकी लेजिटिमेसी खत्म कर दी गई, और रूस और उनको कई सारे नेता जो उस समय के थे उनको वापस रूस भागना पड़ा। और पूरी तरह से नेटो और यूरोपियन यूनियन के तरफ यूक्रेन का झुकाव बढ़ता गया। उसके बाद रूस को लगा कि अब ये बात कुछ ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। उन्होंने क्राइमिया को रीइंटीग्रेट कर लिया या क्राइमिया को अपने राज्य में मिला लिया। और क्राइमिया का भी एक इतिहास है। हम देखते हैं 1950 के दशक में, क्षमा करें, 1960 के दशक में इसको तत्कालीन जो प्रेसिडेंट थे ख्रुश्चोव, उन्होंने एक तरह से गिफ्ट में दे दिया था यूक्रेन को। और चूंकि वैसी स्थिति नहीं थी जैसी आज की है कि राष्ट्र बनेंगे और राष्ट्रों का ये होगा, लेकिन तो 2022 का जो युद्ध शुरू हुआ, जो हम जिस युद्ध के बीच में हैं आज कल, जो लगभग 1.5 साल से ऊपर हो गए, और ये युद्ध कब खत्म होगा ये तो शायद पुतिन भी ना बता पाएं, जेलेंस्की भी ना बताएं और बाइडेन भी ना बता पाएं, क्योंकि युद्ध की जो स्थिति है उसमें ये युद्ध अब लंबा खिंचने वाला है। ये मेरा स्टडीड ऑब्जर्वेशन है। इतिहास को भी अगर हम समझें रूस के, तो रूस एक वॉर ऑफ एट्रिशन हमेशा करता रहा, चाहे वो नेपोलियन के अगेंस्ट हो चाहे हिटलर के अगेंस्ट हो, और वो ज़्यादातर युद्ध लड़ के नहीं जीते हैं, वो वॉर ऑफ एट्रिशन से, यानी रोके रहना है कि दूसरा व्यक्ति जो या दूसरी पार्टी जो है, दूसरा देश जो है, वो थक हार कर कहे कि अब नहीं, अब इससे ज़्यादा मुझसे नहीं हुआ, अब घर चलते हैं। यही हिटलर ने भी किया था, यही नेपोलियन ने भी किया था कि वो हारे नहीं थे, बल्कि इतना दिनों तक युद्ध खींचने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अब युद्ध को खत्म करने की बारी आई है, अब हम वापस चलते हैं। तो रूस ऐसे युद्ध जीता है इतिहास में भी, और ये उसी का एक नमूना है कि जो आज पुतिन कर रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम वो एक ऐसे इतिहास के मुहाने पे खड़े हैं जो मैंने अपनी उम्र में 90 के दशक में देखा था, जब एक पूरी दुनिया
पूरी व्यवस्था और पूरा एक वर्ल्ड ऑर्डर बदल गया था, जहां साम्यवाद जो एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में था यूरोप में खासकर, उसका ह्रास हो गया। और जो दूसरी साम्यवादी व्यवस्थाएं थी वो साम्यवाद के नाम पर अगर थे, लेकिन वो पूरी तरह से कैपिटलिस्ट एडवेंचर थे, जैसे चीन हुआ, वियतनाम है। तो वो सारे व्यवस्था जो है वो पूंजीवाद की तरफ। अब यह हम एक ऐसे मुहाने पे खड़े हैं आज जहां हमें लग रहा है कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर होगा, और इस वर्ल्ड ऑर्डर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगा कि रूस एज अ पावर वो उतनी बड़ी शक्ति या पावर के रूप में नहीं रह जाएगा, और रूस और चाइना जो अभी मिले हुए हैं या एक साथ दिखते हैं डिप्लोमेटिकली, वो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा, और इसमें ग्लोबल साउथ एक बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा। ग्लोबल साउथ ये शब्द बड़ा भ्रामक है, क्योंकि चीन खुद भी ग्लोबल साउथ अपने आप को कहता है। तो चीन और रूस अगर मिलें तो ग्लोबल साउथ की अवधारणा भी बदलेगी। लेकिन जो मोटे तौर पे मैं ये कहना चाहूँगा कि जो विश्व व्यवस्था जो इमर्ज कर रही है, जो आने वाली व्यवस्था है, उसमें हम क्या देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट होगा 3-4 पॉइंट्स में, अगर पॉइंटर्स में बताऊं। पहला होगा कि रूस एज अ पावर डिक्लाइन करेगा। दूसरा, रूस की जो शक्ति थी, जो उसकी जो पावर थी इन बैटलफील्ड, वो अब कम होगी। वो इसलिए कम होगी क्योंकि रूस या सोवियत यूनियन के जितने भी उसके पास शस्त्रार्थ हैं, उन शस्त्रार्थों की जो सबसे इंपॉर्टेंस था वो ट्रेंच वॉरफेयर और इन्फेंट्री और आर्टिलरी के लिए नहीं बनी थी, क्योंकि उनके पड़ोस वाले देशों के साथ बहुत दुश्मनी नहीं थी। उनके ज़्यादातर दुश्मन थे ब्रिटेन, फ्रांस, कुछ हद तक जर्मनी और अमेरिका, और उनके लिए इन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और उस तरह के नाभिकीय और गैर नाभिकीय मिसाइल्स उन्होंने बनाए थे कि जिससे उनको अगर जरूरत पड़ी तो युद्ध में परास्त किया जाएगा। लेकिन जिस तरह की वॉर ऑफ एट्रिशन है, वो जिस तरह से चल रहा है, रूस उसको तब तक चलाते रहना चाहेगा, कभी तीव्र होगा, कभी धीमा होगा, कभी तीव्र, और इस तरह के कई सारे युद्ध या युद्ध जैसी स्थितियां पूर्व सोवियत संघ में अभी भी हैं। जैसे नगोर्नो काराबाख का एक उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। नगोर्नो काराबाख 91-92 से 92 से ही चला आ रहा है, जिसका अभी तक सुलझाव नहीं हुआ है। 2020 में भी करीब 44 दिनों की लड़ाई हुई थी आर्मीनिया और अजरबैजान में। तो यूक्रेन युद्ध और रूस और यूक्रेन युद्ध एक उसी तरह का युद्ध बनता जा रहा है, जिसमें यूक्रेन एक लंबी युद्ध के लिए रूस के साथ तैयार बैठा है, और रूस एक लंबा वॉर ऑफ एट्रिशन उनके साथ करना चाहता है। और रूस ये जानता है कि इस वॉर ऑफ एट्रिशन में, चूंकि उसका देश बड़ा है, रूस देश बड़ा है, उसकी जनसंख्या ज़्यादा है, उसके रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, उसके सैन्य संपदा ज़्यादा है, यूक्रेन के पास वो सारी चीज़ें बाहर से आ रही हैं। तो और कितने दिन तक वेस्ट उसको हेल्प करता रहेगा। तो ये एक वर्ल्ड ऑर्डर का पहला उदाहरण होगा जब वैश्विक व्यवस्था एक ऐसे मुहाने पर से मुड़ेगी, जब चीन एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभरेगा, और चीन के साथ साथ जो अन्य शक्तियां हैं जैसे भारत, इंडोनेशिया, टर्की, सऊदी अरेबिया, ये सारी एक अलग तरह की साउथ की शक्तियां उभर कर सामने आएंगी। और इसमें जो सबसे पावरफुल जो बनने जा रहा है आज की व्यवस्था में, वो है चीन। हालांकि चीन अमेरिका को अपना दुश्मन मानता है, वो किसी और को, या अमेरिका चीन को अपना एक बहुत बड़ा खतरा मानता है, अगर दुश्मन माने भी ना तो। लेकिन चीन अभी भी अमेरिका के लिए उतना बड़ा खतरा नहीं है जितना रूस है। अमेरिका ने, नेटो ने क्या किया है यूक्रेन में, वो जानते हैं कि उनका एक सैनिक नहीं मरेगा। गल्फ वॉर में मरे उनके सैनिक, वियतनाम वॉर में मरे, अफगानिस्तान में मरे, यहाँ तो कुछ होने वाला नहीं। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ
किसी दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के वो चला रहे हैं कि ये उनके लिए लड़ेगा, ये उनको शस्त्रास्त्र दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं और वो सारे रिसोर्सेज दे रहे हैं युद्ध के लिए। तो ये जो वॉर होगा या जो वॉर चल रहा है वो एक रूस के लिए स्ट्रैटेजिक डिफीट होगा। रूस की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी, रूस के जो शस्त्रास्त्र हैं वो कम पड़ने लगेंगे और रूस कभी भी इस स्थिति में नहीं आ पाएगा कि वो कह सके कि उसने यूक्रेन को हरा दिया और जो टेरिटरी वो क्लेम करना चाह रहा है वो उसको क्लेम करे। रूस के गोल पोस्ट भी बहुत शिफ्ट कर रहे हैं। अगर आप ध्यान दें तो रूस ने शुरुआत कैसे की, पहले उसने कहा कि ज़ेलेंस्की राइटिस्ट हैं या फासिस्ट हैं, एक्सट्रीम फासिज्म पे विश्वास करते हैं और किसी न किसी तरह इनका नाजियों के साथ भी संबंध है, उनकी जाति उनके धर्म को भी जोड़ा कि वो उससे जुड़े हुए हैं। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट दूसरी बात है कि रूस ये जानता है कि ये जो गोल पोस्ट है, पहले आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि वो कीव तक चले गए थे, कीव के शहर के बाहर तक गए थे। क्यों वहां से वापस आए? वो वापस इसलिए नहीं आए जो हम मीडिया में पढ़ते हैं या जानते हैं, वो वापस इसलिए आए क्योंकि वो एक स्ट्रैटेजिक रिट्रीट कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि ये अपना बल दिखा के वापस। और बहुत सारे वेस्टर्न लिटरेचर या वेस्टर्न नैरेटिव आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कीव के या यूक्रेनियों ने उन्हें भगा दिया, ऐसा नहीं था। उनकी एक स्ट्रैटेजिक रिट्रीट है और हिस्ट्री में भी एक ऐसा उदाहरण मिलता है 2 बार। खासकर नेपोलियन मॉस्को तक चला गया था। फॉर एग्जाम्पल मॉस्को के उस समय के जो शासक थे, हालांकि मॉस्को उस समय कैपिटल नहीं था, मॉस्को के उस समय के जो शासक थे उन्होंने पूरे शहर में आग लगा दी, 2.5 लाख लोगों को लेकर वहां से निकल गए। तो इनके पास न पीने को पानी था न खाने को कुछ। इनके जितने भी, उन्होंने मॉस्को कैप्चर कर लिया था, वो मॉस्को में आसीन हो गए, वो वहां से कुछ कर नहीं पाए, वहां के रिसोर्सेज खत्म हो गए थे, उनको वहां से वापस आना पड़ा। यही स्ट्रैटेजी पुतिन ने भी कीव में अपनाया, क्योंकि उनको पता था कि ऐसे व्यवस्था में, ऐसी जगह पे जहां पे वो खड़े हैं, वहां से उनको वापस लाना अब मुश्किल है रूस के लिए। इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा समय तक वहां टिके रहना चाहते हैं कि जहां तक संभव हो या जहां तक स्थितियां बने, वो एक ऐसी स्थिति में ले आके यूक्रेन को छोड़ दें कि वो कहे कि अब बस, अब मुझसे लड़ा नहीं जा रहा। यही वॉर ऑफ एट्रिशन वो लड़ना चाहते हैं। विश्व व्यवस्था जो उसके बाद बनेगी इस युद्ध को शिथिल पड़ जाने से, मुझे तो लग रहा है कि ये अगले 10 सालों तक युद्ध चलेगा, कभी तेज कभी धीमा, क्योंकि टेरिटरी में के लिए दोनों ने मैक्सिमलिस्ट पोजीशन लिया है। रूस भी चाहता है कि वो टेरिटरी छोड़ेगा नहीं, यूक्रेन कहता है कि वो टेरिटरी तो चाहिए, क्राइमिया भी वापस चाहिए। तो इसमें न बातचीत का कोई एक समाधान हो रहा है, न ऐसी व्यवस्था बनने जा रही है जहां बातचीत के लिए वो बैठ पाए। देखिए, दुनिया में जो व्यवस्था होती जा रही है, जो वैश्विक व्यवस्था बन रही है, उसमें अगर देखें तो मैंने एक लेख लिखा था, मैं और मेरे 2 स्टूडेंट्स ने मिलकर ये लेख लिखा था एक वेबसाइट के लिए, और यूरोपियन काउंसिल ऑफ फॉरेन पॉलिसी की एक स्टडी हुई थी, एक सैंपल स्टडी हुई थी जिसमें ये सारे विचार आए थे। उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप रशिया को कैसे देखते हैं या रशिया को आपके दिमाग में क्या आता है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि ज़्यादातर लोग वेस्ट के रशिया को दुश्मन मानते हैं, और जो लोग रशिया को दुश्मन नहीं मानते हैं वो कौन है? टर्की, इंडिया, वैसे देश जो डेवलपिंग वर्ल्ड या ग्लोबल साउथ के हैं। तो जो वैश्विक व्यवस्था है, और ये डेमोक्रेटिक वैश्विक व्यवस्था की बात करें, ऐसी व्यवस्था नहीं होगी जिसमें सिर्फ अमेरिका डोमिनेट करेगा। दूसरा एक जो स्लाइड मैं बना के लाया हूं, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कम्स क्लोजेस्ट टू हैविंग अ रियल डेमोक्रेसी। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप उसमें देखें, और ये भारत से भी लोग इसमें आए थे, दुनिया के कई देशों से थे। उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो अपने आप को सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक चीनी ही मानते हैं। भारत 57% डेमोक्रेटिक मानते हैं। तुर्की के लोग सिर्फ 36% मानते हैं, जबकि तुर्की डेमोक्रेसी है और अभी हाल में अर्दवान जीत के भी वहाँ आए हैं।
रशिया के सिर्फ 20% लोग मानते हैं कि वो डेमोक्रेटिक है। तो आप वो समझ सकते हैं कि ये कैसा विरोधाभास है और वो कैसी एक दुनिया बनती जा रही है। What do you think is the main reason the United States stands behind Ukraine? यानी यूनाइटेड स्टेट्स को यूक्रेन का साथ देने के क्या कारण है? उसमें ये सर टू डिफेंड यूक्रेन टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, यानी यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने का, वो सिर्फ 9% लोग मानते हैं रशिया में कि ये है। सबसे ज़्यादा है इंडिया में ही जो लोग मानते हैं, हम मानते हैं कि वो उनके टेरिटोरियल इंटेग्रिटी चाहते हैं। सबसे ज़्यादा इंडिया में ही लोग मानते हैं कि टू डिफेंड यूक्रेन एज ए डेमोक्रेसी, यानी यूक्रेन को डेमोक्रेसी के रूप में बचाए रखना चाहता है, वो इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स हैं। बाकी लोग उतना नहीं मानते हैं। तीसरा जो है, और वो सबसे इंटरेस्टिंग है, कि वेस्ट अपना डोमिनेंस कैसे बनाए रखना चाहता है। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा है वो चीन ये मानता है कि यूक्रेन युद्ध के थ्रू वेस्ट अपना डोमिनेंस, अपनी प्रभुता बनाए रखना चाहता है दुनिया पे, और खासकर यूक्रेन पे, टू डिफेंड देयर ओन सिक्योरिटी। यानी वेस्ट का जो मानना है कि यानी पूरी दुनिया का जो मानना है कि यूक्रेन के पीछे लोग क्यों खड़े हैं या यूनाइटेड स्टेट्स क्यों खड़ा है। तुर्की में सबसे ज़्यादा लोग ये मानते हैं कि अमेरिका को खुद उनसे डर है, इसलिए वो अपने आप को सिक्योर करते हैं। भारत में सिर्फ 19% ये लोग मानते हैं। तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर जो है उसमें नॉन डेवलप्ड कंट्रीज का ओपिनियन भी यूरोप की संस्थाएं ले रही हैं, जो आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले नहीं मानते थे कि इनका कोई ओपिनियन हो सकता है और वर्ल्ड ऑर्डर के वो पार्ट हो सकते हैं। यूरोपीय सिक्योरिटी का चार्ज इस समय नेटो के पास, हम सब जानते हैं। नेटो ने और अपने आप को एक्सपैंड कर लिया, स्वीडन और फिनलैंड को भी मिलाने की बात हो रही है। फिनलैंड तो सदस्य बन ही गया और स्वीडन अब कुछ दिनों में बन भी जाएगा। तो कहने का मतलब है जो पूरी व्यवस्था जो हम देख रहे हैं आने वाले दिनों में, उसमें रूस की शक्ति का ह्रास होगा, चीन एक नई शक्ति की तरह उभरेगा और चीन ज़्यादातर आर्थिक शक्ति के रूप में उभरेगा, और भारत जैसे जो राज्य हैं, भारत, इंडोनेशिया, जैसा मैंने पहले भी कहा, तुर्की, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, एक पावर के रूप में उभरेंगे जो वर्ल्ड सैनिटी के विश्वास को प्रिजर्व करेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि अब वो 80 या 90 के दशक का दशक नहीं है जब नॉन अलाइंड मूवमेंट था। हम नॉन अलाइंड मूवमेंट के पार्ट थे इसलिए कि हम न्यूट्रल दिखना चाहते थे, तटस्थ दिखना चाहते थे। हम अब एक नए दुनिया में हैं जब ग्लोबल साउथ अपने आप को एसर्ट कर रहा है। ग्लोबल साउथ और G20 जैसी संस्थाएं उस खाई को पाटने की कोशिश में हैं जो डेवलप्ड वर्ल्ड और डेवलपिंग वर्ल्ड के बीच। हम उनसे बार्गेन करना चाहते हैं कि आप हमारे शर्तों पर हमारे यहाँ इंडस्ट्री लाइए, मेक इन इंडिया कीजिए, एप्पल के प्रोडक्ट्स बनाइए, जेट इंजन के लाइसेंस हमें दीजिए। हम वैसे बार्गेनिंग कैपेसिटी में आ गए हैं जो 80 के दशक में सोवियत संघ सिर्फ करता था, और हम वो उनसे अब करवाने जा रहे हैं। और हम अभी युद्ध के बीच में हैं, और मैं हमेशा ये हर जगह कहता हूं कि कहीं कोई दुर्घटना हो जाए तो पूरी वैश्विक व्यवस्था बदल सकती है, और दुर्घटना से ही प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। आर्च ड्यूक फर्डिनैंड की अगर हत्या नहीं की होती गावरिलो प्रिंसिप ने 1914 में, तो प्रथम विश्व युद्ध नहीं हुआ होता। भगवान न करे, ईश्वर न करे कि ऐसी कोई दुर्घटना हो जाए जहां गलती से कोई एक नन्हा सा मिसाइल यूरोप में चला जाए और वो न्यूक्लियर मिसाइल हो, तब की परिस्थिति क्या होगी आप सब इमेजिन कर सकते हैं। तो उस दुर्घटना से बचने के लिए और एक नए वैश्विक व्यवस्था का इजाद करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझें कि ये किस दुनिया में हम रह रहे हैं, और उस दुनिया के जो नई दुनिया जो बनने जा रही है, जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बनने जा रहा है, उसमें हम कैसे भागीदार होंगे,
उस समय भारत का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो मैंने नोट्स ले लिए हैं सर आपकी इस क्लास के, और कुछ सवाल हैं जो हमारे दर्शकों के आए हैं, कुछ मेरे भी सवाल हैं, मैं मिला जुला के पूछता हूँ। पहला सवाल हमारे दर्शक ने पूछा है, रबिन उपाध्याय इनका नाम है, ये जानना चाह रहे हैं कि कैसे बैलेंस करे भारत रशिया और अमेरिका के बीच, क्योंकि एक गलती अगर हम करते हैं तो वो किसी एक को नाराज कर सकती है, तो सही अप्रोच क्या हो? देखिए, अभी भारत ने बहुत सही कदम अपनाया हुआ है। जो भी विदेश नीति है हमारे देश की, वो एक सही पैमाने पे अगर उसको देखा जाए तो वो चल रही है। लेकिन इसमें हमारी दोस्ती अमेरिका और रूस दोनों से है। वहाँ पर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो बैलेंस हम शायद नहीं कर पाएंगे। भारत की कूटनीति इतिहास भी अगर हम देखें तो हमने हमेशा बैलेंस बना के चला है। हमने कभी एक्सट्रीम पोजीशंस नहीं लिया है, सिवाय कुछ सालों के, जब 80 के दशक में जब हम मॉस्को ओलंपिक्स का बॉयकॉट कर गए थे सोवियत यूनियन के साथ देने के चक्कर में। उसके अलावा ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई जिसको हम ये कह सकें हमने किसी का साइड लिया हो। तो यहाँ भी वैसी ही स्थिति होगी, और हम वो स्थिति में अभी भी हैं कि हम वो उनसे नेगोशिएट करवाने की कोशिश कर सकें, अमेरिका को और यूक्रेन को और रूस को एक टेबल पे लाने की कोशिश। आपको लगता है कि बैलेंस मतलब हम ठीक ठाक बना रहे हैं? और हाँ, तो ग्लोबल साउथ का वजन हमारे साथ जी पीछे है हमारे। एक सवाल वो मेरा है कि व्लादिमीर पुतिन 2 दशकों से भी ज़्यादा समय से रशिया के राष्ट्राध्यक्ष हैं, कभी तो उनका भी सूर्य अस्त होगा। अब हमें मालूम है कि जो बड़े देश हैं वहाँ उस तरह की लोकतांत्रिक परंपराएं हैं कि सक्सेसर चुन लिया जाता है। रशिया, चाइना के बारे में कहा जाता है, पर वहाँ भी एक कम्युनिस्ट पार्टी उस तरह से है। रशिया के बारे में बहुत क्लैरिटी नहीं है कि पुतिन के बाद कौन, उनका सक्सेसर कौन होगा। देखिए, रूस का इतिहास भी अगर देखें तो रूस में हमेशा ये प्रॉब्लम रही है कि कौन अगला बनेगा। जार के समय तो था कि चलो जार के बेटे हैं, लेकिन जार के बेटों में कौन बनेगा ये भी एक दुविधा रहती थी। जैसे 99 में ही जो लास्ट चेंज हुआ है, अब तक तो 2 ही राष्ट्रपति बने हैं वहाँ, बीच में दिमित्री मेदवेदेव थे लेकिन वो रिप्लेस करके पुतिन को बने थे। तो 2 जो बड़े नेता बने हैं, बोरिस येल्सिन और ये व्लादिमीर पुतिन। बोरिस येल्सिन के समय में भी सक्सेसर कौन बनेगा किसी को नहीं पता था। 6 महीने पहले प्राइम मिनिस्टर बने पुतिन, उनको बोरिस येल्सिन ने कहा कि ये मेरा सक्सेसर बनता है, और वो बन के बैठ जाता है। क्योंकि जो पॉलिटिकल कल्चर पूरे सोवियत संघ में और पूर्व सोवियत संघ में है, वहाँ एक व्यक्ति को नेता माना जाता है और उसके पीछे सारी जनता आ जाती है। तो ये जो भी नया नेता बनेगा वो हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि आफ्टर पुतिन देयर माइट बी केओस, यानी उनके जाने के बाद वहाँ एक तरह का केओस हो जाए, क्योंकि अभी तक कोई स्टैब्लिश लीडरशिप नहीं है। लेकिन वो भी होगा तो भी वो अमेरिका के गोदी में जाके नहीं बैठने वाला है कोई वहाँ। तो अपनी स्वतंत्र पहचान और वो अपना इंडिपेंडेंट नेशनलिस्ट पोजीशन लेगा ही, और उसको रूसी जनता समर्थन करेगी। ठीक है। अगला सवाल है अजमल अंसारी का, ये हमारे दर्शक है और ये जानना चाह रहे हैं कि क्या भविष्य में आपको लगता है कि रशिया और यूक्रेन के बीच ट्रेड हो पाएगा, व्यापार हो पाएगा, ऐसी स्थिति हो पाएगी? देखिए, राष्ट्रपति बाइडेन कुछ दिनों पहले वियतनाम में थे, और वियतनाम से भीषण लड़ाई हमने कोल्ड वॉर के या उसके बाद नहीं देखी है। तब जब राष्ट्रपति बाइडेन वियतनाम जा सकते हैं, उनसे ट्रेड एग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट कर सकते हैं, तो यूक्रेन और रूस में ये क्यों नहीं हो सकता? लेकिन ये कल परसों 3 साल डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी है कि अगले कुछ सालों में वो जरूर ट्रेड करेंगे, और क्योंकि वो एक ही लोग हैं अंततः। विभाकर कुमार का ये सवाल है और ये कह रहे हैं कि जो भारत अमेरिका की दोस्ती है और इंडो पैसिफिक रीजन में और अफ्रीका में भारत की जो लोकप्रियता है, अभी G20 में AU को शामिल करने का प्रस्ताव भारत ने ही लीड किया, तो ये जो भारत का बढ़ता हुआ प्रभाव है, चीन इसको कैसे रोक सकता है, कैसे काउंटर कर सकता है? देखिए, भारत का ये बढ़ता हुआ प्रभाव है और चीन भी बहुत प्रभावकारी है जी इन इलाकों में, जी इलाकों में, खासकर अफ्रीका में, क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट किया है। कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां उसने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, कोई ऐसे शहर, कोई ऐसा कस्बा नहीं है जहां कहीं ना कहीं चाइनीज इन्वेस्टमेंट आपको नहीं दिखेगा या उसका असर नहीं दिखेगा। तो ये एक द्वंद्व रहेगा भारत और चीन के आपसी संबंधों में। लेकिन भारत का गुडविल है, भारत का जो हमारा औपनिवेशिक इतिहास है वो कॉमन है हमारा अफ्रीका के साथ, और भारत
भी अफ्रीकी देशों जैसा ही है या था कुछ सालों पहले तक, और उसने इवॉल्व किया। तो एक एस्पिरेशनल पावर की तरह अफ्रीका के सारे राज्य हमें या भारत को देखते हैं, और उसमें भारत का एक बहुत बड़ा योगदान रहे। एक सवाल और भी है कि किम जोंग उन और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई, वो पहुंचे रशिया में, और ऐसी खबरें आई कि व्लादिमीर पुतिन नॉर्थ कोरिया से हथियार खरीदने की इच्छा रखते हैं। रशिया के बारे में हम ये जानते हैं कि हथियारों को वो एक्सपोर्ट करते हैं, भारत भी उनसे हथियार खरीदता है, मजबूत देश है। ऐसी क्या नौबत आई कि उन्हें नॉर्थ कोरिया के पास जाना पड़ा? कौन से हथियारों की सप्लाई वो चाहते हैं नॉर्थ कोरिया से? देखिए, अभी जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं आर्टिलरी में वो है शेल्स, जो आर्टिलरी शेल्स हैं, और इनके जितने तोप हैं या तोपखानों के जितने भी आर्टिलरी शेल्स हैं, वो सारे सोवियत प्लेटफॉर्म के हैं, जो नॉर्थ कोरिया के पास भी सोवियत काल से हैं। तो एक प्लेटफॉर्म रहने से वो आर्टिलरी शेल्स इनको आसानी से दे सकते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया उनको बेच सकता है कैश एंड कैरी प्रिंसिपल पे। और उनके साथ ये भी है नॉर्थ कोरिया के साथ कि वहाँ खाद्यान्नों की, कैश की, दवाइयों की और ज़रूरत चीज़ों के लिए, दैनिक चीज़ों जो वहाँ नहीं मिलते हैं, तो वो उनसे वो खरीद सकता है या बार्टर कर सकता है। तो वो उनकी दोस्ती का राज ये है। उसके अलावा जैसा लोग बता रहे हैं कि शायद वो रॉकेट जिस कॉस्मोड्रोम में गए थे वहाँ से अपने नॉर्थ कोरियन इसको भी चांद पे या गगनयान पे टाइप जैसी चीज़ों में उनके प्रक्षेपण करें कोई, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट, क्योंकि नॉर्थ कोरिया जितना दिखाता है एज अ पावर वो उतना नहीं है, लेकिन जनता को उस मुगालते में रखता है जिसमें वो सफल भी होता है। तो वैसा ही कुछ यहाँ भी होगा। इसी से जुड़ा हुआ सवाल एक और है कि जो रशिया यूक्रेन युद्ध है, इसके बाद जो समीकरण बदले हैं, तीन दोस्तों की तिकड़ी बहुत ही स्पष्ट अब दिखती है, चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया। इस तिकड़ी का जो संबंध है, जो इनको जोड़ता है, वो कौन सा सूत्र है आपके हिसाब से, जो इस दोस्ती का धागा जो है कहते हैं ना, कि वो क्या है? देखिए, इस दोस्ती का सबसे बड़ा धागा है कि ये तीनों साउथ पैसिफिक सी या पैसिफिक ओशन में एक शक्ति के रूप में है, और इन तीनों की दुश्मनी या यूं कहे कॉन्फ्लिक्ट अमेरिका से है, और अमेरिका भी साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी में अपना प्रभुत्व चाहता है। और अमेरिका के तीन बड़े दोस्त भी इधर हैं, ताइवान, साउथ कोरिया और जापान। तो इन तीनों को अपने आप को एक दूसरे से साधना है। जैसे रूस को अमेरिका को साधना है इस रीजन में, नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया को साधना है और अमेरिका को साधना है, और चीन को ताइवान को साधना है वाया अमेरिका। तो इसमें यही कॉमन है जो इनको साथ ला रही है और ला सकती है। हालांकि मैं अभी भी ये नहीं मानता हूं कि डायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से रूस, चाइना कभी इस बात को के लिए तैयार होंगे कि नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर या मिसाइल टेक्नोलॉजी दी जाए, क्योंकि इन्होंने ही वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन में इन्होंने मंजूरी दी है। अब उनसे वापस हटने का मतलब है एक डिप्लोमेटिक क्राइसिस होगा। जी, अगला सवाल है हिमांशु शुक्ला का, और वो ये कह रहे हैं कि यूक्रेन युद्ध के बाद से यूएन की क्या प्रासंगिकता रह गई है, क्योंकि इस युद्ध में हमने कोई एक्टिव रोल देखा नहीं। क्या वो समय आ गया है कि यूएन को ख़त्म कर देना चाहिए, या एक थोड़ा सा और बेहतर संगठन बनाना चाहिए नया, जिसके थोड़े से दांत भी हों? देखिए, 1945 से अगर आप यूएन का इवोल्यूशन देखें या उसका इतिहास देखें, तो आप पाएंगे कि यूएन हर जगह 100% सक्सेसफुल नहीं रहा है, और ये यूएन का स्ट्रेंथ भी है और ये यूएन की वीकनेस भी है। अगर आप देखें, कई मामलों में, कई चीज़ों में यूएन बहुत इफेक्टिव रहा है, जैसे गरीबी उन्मूलन में, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसे चीज़ों में, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जैसी चीज़ों में। युद्धों को वो पूरी तरह टालने में संभव नहीं रहा, लेकिन यूएन एक मंच है जहाँ पे पूरी दुनिया के लोग आते हैं और बोलते हैं, और उनमें आस्था अभी भी यूएन के प्रति है। हाँ, यूएन में परिवर्तन लाना चाहिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स को बढ़ाना चाहिए, या भारत जैसे देशों को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट वीटो विल्डिंग मेंबर बनाना चाहिए। तो हो सकता है कि इतने व्यवधान ना हो जो अब हो रहे हैं। और साथ ही साथ
हमें ये भी कहना हो कि जितने मिनीलैटरल्स जिसको हम कहते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे जो समूह है, G20, G77, ब्रिक्स, आसियान, इनको भी ऑर्गेनाइज करके और संगठित करके और मजबूत करना होगा। ये बहुत ज़रूरी है। यूएन को ख़त्म करना कोई सॉल्यूशन नहीं है, वो एक और प्रॉब्लम को बढ़ावा देगा। ठीक है, अगला सवाल है सरंगधर सिंह का, और ये पूछ रहे हैं कि बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है लेमैन पर्सपेक्टिव से, कि क्या भारत को खुलकर रूस का विरोध करना चाहिए ताकि रूस पर युद्ध रोकने के लिए दबाव बन सके। वो ये कह रहे हैं कि अगर एक मित्र विरोध करेगा तो शायद रूस एक्टिवली उस विरोध को दर्ज करेगा। देखिए, भारत तो युद्ध का विरोध करता ही है, और प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश की मन की बात कर दी जब उन्होंने कहा कि आज के युग में युद्ध होना नहीं चाहिए। और उन्होंने अगला जो वक्तव्य दिया था वो कहा कि हम युद्ध की ही नहीं बात कर रहे हैं, हम उससे उत्पन्न हुए ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पे एम्फेसाइज कर रहे हैं। तो हम तो ये कहते ही हैं कि आप युद्ध खत्म कीजिए, लेकिन वेस्ट चाहता है कि उनके साथ उनके रेजोल्यूशन पे यूनाइटेड नेशंस में उनको सपोर्ट करे या अपोज करे। वो भारत से वो नहीं होगा। रूस से हमारे पुराने संबंध हैं, और ऐसा नहीं है कि हमने अमेरिका को वियतनाम वॉर में या अन्य किसी वॉर में जब वो इराक गए थे तो हमने बहुत सपोर्ट किया था। नहीं, हमने उनको भी कहा था कि आप युद्ध के लिए आप युद्ध नहीं कीजिए, लेकिन फिर भी हम साथ हैं। तो ऐसी कूटनीतिक उठा पटक चलती रहती है, और भारत, हम सब समझते हैं, एक अच्छे प्रिंसिपल स्टैंड को लेके चल रहा है। तो उसमें भारत को कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि ऐसी व्यवस्था आगे भी चलेगी। जी, रूस के खिलाफ आपत्तियों में हम अपना सुर नहीं मिला सकते, ये बात सही है, युद्ध के खिलाफ बोल सकते हैं। अब आखिरी सवाल सचिन ठाकुर का है, और ये कह रहे हैं कि रूस अब तक ये युद्ध जीत क्यों नहीं पाया है। पहले हम ये सोच रहे थे और शर्त लगाते थे इस तरह से एक्सपर्ट्स कि ये 2 दिनों का गेम है वहाँ घुसना, फिर खबर आई कि ये अर्बन वॉरफेयर है इसलिए बहुत मुश्किल हो रहा है रशिया को। 1.5 बरस हो गया है अमिताभ जी, रूस जीत क्यों नहीं पाया है। ये बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन मैं एक बात बताऊं, अगर रूस जीतना चाहे तो अगले 15 दिन में ये पूरे यूक्रेन की सेना को नेस्तनाबूद कर सकते हैं। इतनी शक्ति, इतनी कुव्वत है। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कुलदीप जी कि जब ये युद्ध लड़ा जा रहा है, सिविलियन कैजुअलिटीज मिनिमम हुई हैं, और मिनिमम इस तरह के युद्ध में जो हो सकती है इतने दिनों के युद्ध में, और युद्ध ने वो सारे रेस्ट्रेंट किए हैं। हालांकि वेस्ट बूचा, सूमी जैसे जगहों को दिखाता रहा है, लेकिन रूस ने रेस्ट्रेन किया है। अपनी पूरी क्षमता से वो युद्ध में नहीं आ पाया है। उनके अपने कारण हो सकते हैं, लेकिन अभी भी ये चाहे तो उनको पूरी तरह से परास्त कर सकता है। खेरसोन से वापस आना, खार्किव से वापस आना, कीव से वापस आना, मैं नहीं समझता हूँ ये हार है उनकी, ये उनकी स्ट्रैटेजिक रिट्रीट है। इनके दिमाग में या इनके कमांडर्स के दिमाग में कुछ और चल रहा है। जैसे मैंने दुनियादारी में कहा कि ये इसका कारण है कि ये वॉर ऑफ एट्रिशन होना देना चाहते हैं, कि उनके भी कम लोग हताहत हों और यूक्रेनियंस भी कम हताहत हों, ऐसी स्थिति में लाना चाहते हैं। ठीक है, आखिरी चीज़, चूँकि समय क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, अब जल्दी से कुछ स्टडी मटेरियल्स बता दीजिए जो लोग जो आज बातचीत हुई है उसको और थोड़ा विस्तार से समझना चाहते हैं। कौन सी किताबें, कौन से रिसर्च मटेरियल्स वो पढ़ सकते हैं। देखिए, इसमें जो मैं कुछ लिख कर लाया हूँ, अपने फ़ोन से देख के बता रहा हूँ। एक नोआम चोम्स्की की किताब है जो 90 के दशक में बहुत पॉपुलर हुई थी, और जिसमें फर्स्ट इराक वॉर का मेंशन है। जिस किताब का नाम है वर्ल्ड ऑर्डर्स ओल्ड एंड न्यू। नोआम चोम्स्की इसके ऑथर हैं, बहुत फेमस नाम है। दूसरी जो रशिया के बारे में जानना चाहते हैं, रूस के बारे में, एक किताब का नाम है ब्लैक विंड वाइट स्नो कोलोन द राइज ऑफ रशियाज न्यू नेशनलिज्म, जिसको लिखा है चार्ल्स क्लोवर ने। और आपके ज़्यादातर दर्शक जो है, मुझे लगता है यंग रहते हैं, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा जर्नल है वर्ल्ड अफेयर्स जर्नल जी, जिसका नाम है फॉरेन अफेयर्स। ये बाई मंथली है, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपके श्रोता उसको ज़रूर पढ़ें अगर दुनियादारी में, क्योंकि वो उसमें कई सारी चीज़ें हालांकि वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से लिखी होती हैं, लेकिन लिखने को और दुनिया को समझने की बहुत अच्छी उसमें एक इंस्ट्रूमेंट है, एक जरिया है। तीसरी किताब है ये
और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये यूक्रेन युद्ध के पहले लिखी गई है। उस किताब का नाम है रसोफोबिया या रूसोफोबिया, एंटी रशिया लॉबी एंड अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी। और इस किताब में ये वर्णन है, आंद्रे सिकानकोव ने ये किताब लिखी है, उसमें ये वर्णन है कि किस तरह एक एंटी रशियन लॉबी ऑपरेट करता है अमेरिका में, जिसने जो युद्ध के लिए भड़काता रहता है। और जब ये किताब लिखी गई थी तब तक तो ये यूक्रेन युद्ध 2022 वाला नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद ही ये युद्ध शुरू हुआ, तो उस कंटेक्स्ट में ये बहुत अच्छी किताब होगी। और जो हाल में जो लेटेस्ट किताब मैंने पढ़ी है, और वो अंतिम किताब के रूप में मैं बताऊंगा, अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ रशिया, हाउ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्री री इन्वेंटेड इटसेल्फ, मार्क गलियोती की ये किताब है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि ये जो किताबें और जो जिक्र जो मेंशंस इन्होंने किए प्रोफेसर साहब ने, उसको हम डिस्क्रिप्शन में भी यूट्यूब के डलवा दें, ताकि आपको आसानी से एक साथ वो मिल जाए। आज की मास्टर क्लास में इतना ही। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप आए, आपने समय दिया। मेरा नाम कुलदीप है। ये बातचीत आपको कैसी लगी, ये मास्टर क्लास कैसी लगी, आपको कौन से विषय ज़्यादा अपील किए, किन चीज़ों पर आप और चाहेंगे कि और कभी विस्तार से बात हो, और अमेरिका और रशिया, इनके बीच में भारत जो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है उसमें कितना सफल है। आप आज की तारीख में अगर हम देखें, नॉन अलाइन मूवमेंट से हम आपके हिसाब से कितना हटे हैं या अभी भी वही हैं, इस पर जो भी आपकी राय है वो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। शुक्रिया।